एक और सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। एक एग्जांपल, अगर हम मोबाइल को चार्ज करने के लिए लगाएंगे तो उसको चार्ज करने के लिए क्या जरूरी है? चार्जर होना जरूरी, क्या इनफ है? लाइट होना भी क्या इनफ है? चार्जर लाइट दोनों है फिर भी क्या इनफ है? प्लग को ऑन करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा धोखा होता है, हम बहुत लेट हो रहे होते हैं, हम चार्जर में पिन को डाल करके बहुत खुश होते हैं कि निकलते टाइम ऑफिस या कॉलेज के लिए मोबाइल को लेंगे, लेकिन जैसे ही हम निकलने वाले होते हैं हम देखते हैं स्विच तो ऑफ ही रह गया। वही बात होती है मोटिवेशन के साथ कि हम मोटिवेट तो होने के बहुत तरीके सोचते हैं, हम मोटिवेट होते भी हैं, लेकिन जैसे हम उस सेशन से या उस चीज से हम बाहर आते हैं, उस ऑरा से बाहर निकलते हैं, उफ ये मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मोटिवेट होते समय हमने अंदर डिटर्मिनेशन ही नहीं किया था। और यही चीज मैंने अपनी लाइफ में शुरू से एकदम कंफर्मली सोची थी। जब बाय बर्थ में ब्लाइंड थी तो मैंने मेरे पेरेंट्स ने जब मेरे ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की और मेडिकली हमने ये फाउंड किया, मेरे पेरेंट्स ने फाउंड किया, मैं तो छोटी थी, कि मैं कभी भी एनलाइटन नहीं कर सकूंगी वर्ल्ड को। तो उन्होंने ये सोचा कि एनलाइटनमेंट केवल फिजिकल नहीं होता, इसको इनसाइट के द्वारा एनलाइटन किया जा सकता है, इसको एजुकेशन के द्वारा एनलाइटन लाइफ को किया जा सकता है। क्योंकि बाय द वे यदि आपके पास गिफ्ट ऑफ साइट भी है तो भी अगर आप पढ़ाई प्रॉपर वे में ना करें, अगर आपने पढ़ाई का आउटपुट अच्छा नहीं दिया तो क्या आपकी लाइफ एनलाइटन हो सकती है? केवल डिग्रीज होने से नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रॉपर वे में एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। और उनकी उस चीज को, उनकी उस फीलिंग को मैंने बचपन से एक बात सोची कि यस, एजुकेशन करके प्राप्त हम केवल कुछ नहीं कर सकते, है ना, हमें एजुकेशन को लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा और जो चीज हमने ली है वो वापस आगे देनी पड़ेगी। यदि हम वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष केवल फलीभूत नहीं होता, वो अपने फ्रूट्स को ह्यूमन बीइंग के लिए आगे देता है, तभी उसकी प्रोसेस आगे चलती है वापस से डेवलप होने की, फिर से देने की, फिर डेवलप होने की। यही एक टीचर के साथ, एक एजुकेटर के साथ होता है। और चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, यदि आप कुछ भी लेते हैं तो आपको देने के लिए तो रेडी होना ही पड़ेगा। केवल आप ये सोचें कि किसी भी प्रकार मेरी जॉब लग जाए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई होके, तो फीलिंग आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी लाइफ में। और अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे कुछ बहुत हम देखते हैं हर दिन न्यूज़पेपर्स में कि लोग पेपर्स को लीक करके या करवा करके रुपए दे के पहुँचते हैं, तो क्या आप क्या सोचते हैं ऐसे लोग क्या कभी आकर के सोसाइटी को या किसी भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट को बेनिफिट दे सकते हैं? हमारे सिस्टम को नहीं दे सकते। तो वही चीज़ मैंने सोची कि जब एजुकेशन से लाइफ के अंदर जो फिजिकल डिसेबिलिटी है मेरे पास, उसको यदि मैं रिप्लेस कर सकती हूँ तो क्यों मैं उस रिप्लेसमेंट को अपनाऊं और क्यों मैं उस डिसेबिलिटी के पीछे अपने जीवन को गंवा दूं कि मेरे पास आज की है। जो नहीं है उसको सोच करके लाइफ को बर्बाद करने से अच्छा है जो कर सकते हैं हम उसको सोचें। बहुत लोगों के पास ठीक है, अभी मेरा तो आपको दिख रहा है, लेकिन बहुत लोगों के पास, किसी के पास विल पावर नहीं होती है, किसी के पास सब कुछ होता है लेकिन सपोर्ट नहीं होता फैमिली, किसी के पास सब कुछ होते हुए भी फैमिली सपोर्ट होते हुए भी इकोनॉमिक लैकिंग रहती है, शॉर्टेज रहती है। तो सबके पास कुछ ना कुछ तो कमी डेफिनेटली रहती है। सब कुछ होते हुए भी किसी के पास पढ़ने का जज्बा नहीं रहता, थोड़े दिन में बस किताबें लेके हम बैठ जाते हैं, हम सोचते हैं याद हो जाएगा। और किसी के पास विल पावर भी होती है, जज्बा भी होता है, लेकिन वही कमी की बात की याद नहीं होता। तो हर अवस्था में एडप्ट करने के लिए हमें कोई न कोई दूसरा वे तो अपनाना ही पड़ेगा। ईश्वर ने जो दिया है उन्हीं साधनों के साथ हम आगे अगर बढ़ने की कंफर्मिटी दिमाग में लेके आ जाएंगे तब डेफिनेटली हम लाइफ के अंदर आगे बढ़ेंगे। हमें किसी भी तरह की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। लाइफ में सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ मोटिवेशन। आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता सिवाय आपकी गाड़ी कोई कितने दिन चला सकता है, आखिर अगर कभी एंड टाइम पे मौका पड़ेगा तो आपको अपनी गाड़ी खुद ही दौड़ानी पड़ेगी। और गाड़ी दौड़ाने के लिए भी हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? फ्यूल की। गाड़ी आप फॉर्च्यूनर लाके खड़ी कर दो, यदि उसमें फ्यूल नहीं है तो गाड़ी काम की है क्या? हम कितनी भी एस्टैब्लिश्ड, कितनी भी हम लग्जरियस लाइफ क्यों ना जी रहे हो, क्या हम उस लाइफ को एक बेनिफिशियल या हम एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं यदि उसमें विल पावर का फ्यूल ना हो? तो अगर विल पावर हम में नहीं है तो सबसे बड़ी डिसेबिलिटी हम में यही है कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। विल पावर स्ट्रॉन्ग करिए। विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के साथ में एक ही चीज सोचिए कि मुझे किसी भी वे को नहीं सोचना, मुझे सिर्फ यही सोचना है कि मेहनत करनी है। हार्ड वर्क इज माय ग्रेटेस्ट टूल एंड आई विल गो फर्दर विद माय सेल्फ मोटिवेशन। दैट विल डेफिनेटली ब्रिंग सक्सेस फॉर यू।
और जहाँ तक मैम ने मुझे ये बोला कि आप अपने बारे में बताइए, देखिए मैं बचपन से टोटली ब्लाइंड तो नहीं थी, मेरे पहले लगी एक आँख में थोड़ा मुझे दिखाई देता था, और कहते हैं कि दुनिया में जिसके लिए जो चीज़ नहीं बनी होती उसको वो चीज़ नहीं मिलती। मेरे को दिखता था। अब इंसिडेंस भी कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी के टूथ से लगी और मेरी जो रोशनी की नस होती है डायरेक्ट वही कटी, और उसमें से ब्लीडिंग हुई और मेरी आँख एकदम ब्लैक हो गई। फिर उसका कोई इलाज नहीं था, मेरे घर में थोड़ी हेरिडिटी भी है ब्लाइंडनेस, तो ये चीज़ के कारण मैं देख नहीं सकी। और उसके बाद मैंने पढ़ाई की सारी जोधपुर से, आप मान लीजिए MA BA किया संस्कृत इंग्लिश और म्यूजिक वोकल म्यूजिक के साथ में, फिर मैंने BEd किया, फिर MA PG इन इंग्लिश, और उसके बाद मैं 2 बार नेट क्वालिफाई किया। और मैं 2011 में एज ए सीनियर टीचर मैंने उदासर में ज्वाइन किया था, उदासर जानते हैं आप सब। और उसके बाद मैंने 2012 से लेके 2022 तक एज ए स्कूल लेक्चरर, जिसमें मेरा ब्लाइंड वुमेन में फर्स्ट मैं कैंडिडेट थी जिसका राजस्थान में इंग्लिश सब्जेक्ट से सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद मैंने प्रिंसिपलशिप की अक्खासर गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज़ स्कूल में। वहाँ से मैंने रिज़ाइन इसलिए किया क्योंकि मैंने आपसे भी एक बात बोली थी कि मेरे लाइफ का मोटो ये था कि जो मैंने लिया है वो मुझे वापस सोसाइटी को या स्टूडेंट्स तक पहुँचाना है। टीचिंग लर्निंग मेरा मेरा पैशन है, इसीलिए मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, ऐसा नहीं था, लोग बहुत सोचते हैं कि ब्लाइंड है तो प्रिंसिपलशिप कैसे करेंगे। मैंने बहुत अच्छे से PO क्षेत्र को वहाँ संभाला था। मेरे अंडर में 7 स्कूल्स थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने साथ में एक असिस्टेंट रखी हुई थी, उसके थ्रू मैं पूरा काम आराम से पढ़वा करके करती थी। सिर्फ पढ़ने की ही दिक्कत थी, बाकी समझ में या काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और कोई भी सीट पे बैठता तो उसको स्टाफ ही सपोर्ट करता, तो सपोर्ट स्टाफ से मुझे अच्छा मिलता था लोगों से। वो सब मैंने किया। फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं पहले से ही क्वालिफाइड थी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश डिपार्टमेंट से। तो मैंने फिर जैसे ही ज्वाइनिंग मुझे महारानी सुदर्शन कॉलेज में मिली, मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया और इस जॉब को आज एक्यूरेट 2 साल पूरे हो गए। 15 दिसंबर 2022 में मैंने ज्वाइन किया था। तो 2 साल से मैं वहाँ पे हूँ और मेरी PhD भी, और ये 2 साल से जो मेरा ये बना है असिस्टेंट प्रोफेसर की डेजिग्नेशन पे मैं हूँ। ये भी मैंने राजस्थान में हमारे 55 सीटें निकली थी, सीट्स वैकेंसी निकली थी और 36 रैंक बनाई थी मैंने राजस्थान से जनरल कैटेगरी से। लोगों का ये मानना होता है कि रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या पता रिजर्वेशन कैटेगरी से तो बाई चांस कोई जॉब लग भी जाए, लेकिन क्या हम पढ़ाने कहीं जाएंगे या मुझे आज आपके सामने अगर लाके खड़ा कर दिया जाए और मैं रिजर्वेशन कोटे से अगर आई होती तो क्या बोलते समय वो डिग्री या वो मार्क मेरे काम आता क्या? आज नहीं आता। अपना जो सेल्फ नॉलेज होता है, अपना जो सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, यदि हमने मेहनत की होती है डेफिनेटली हमारे अंदर होता है और वही हमारे को 10 जनों के सामने बोलने के लायक बनाता है। आज मैं कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी स्कूल में न्यूली जब ज्वाइन करती हूँ, लोगों का एटीट्यूड बहुत अलग होता है मेरे प्रति कि ये किस तरीके से पढ़ाएंगे। जब मैंने 2012 में फर्स्ट ग्रेड का ज्वाइन किया था स्कूल, उस समय मेरी प्रिंसिपल ने मेरे पापा से ये बोला था कि जिनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं, जो ब्लाइंड हैं लेक्चरर सुनीता जी, वो क्या आपकी लड़की है? मेरे पापा ने कहा हाँ। वो एक दिन पहले देखने गए थे क्योंकि पेरेंट्स का मन ऐसा ही होता है कि मेरे बच्चे की ज्वाइनिंग है, स्कूल तो देखे हूँ एक बार। तो मैम ने ऐसा बोला कि हमारे तो स्कूल के भाग्य ही फूट गए। मेरे पापा ने कहा क्यों? कि जो पहले यहाँ पे थी वैकेंसी, वहाँ पे एक मैम है जिनका दिमाग सेट नहीं है और जो दूसरी आ रही है वो देख ही नहीं सकती, तो बच्चों को पढ़ा के क्या निहाल करेगी। मेरे पापा ने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया क्योंकि उनको पता था कि बेटी मेहनत करती है, जाएगी तो अपने आप अपने को उत्तर वैसे देना है। चिढ़ते कौन लोग हैं, चिल्लाते कौन लोग हैं जिनसे काम नहीं होता। मैं गई, मेरे को ये चीज़ ने बहुत और अंदर एनर्जी दी कि मैं मैम के सामने ऐसे पेश आऊँगी कि मैम को लगे कि हाँ नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ना और लिखना दृष्टि का खेल नहीं होता है, दृष्टिकोण का और मेहनत का और दिमाग का काम होता है। ये लोगों में अभी भी इस चीज़ की सोच की कमी है। आप क्या केवल आंखों से नजरों से देख करके किताब को याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर माइंड होगा, यदि आप में माइंडफुल एनर्जी है, तब आप उसको याद कर सकते हैं, नहीं तो नहीं याद कर सकते। मैं गई अगले दिन ज्वाइन करने के लिए और मैम ने जाके मुझे कहा कि 12th क्लास लेनी है। मैंने यस मैम ठीक है। मैं मेरी ब्रेल बुक साथ में लेके गई थी और मैंने जाकर के पढ़ाया। और मेरा ये प्लस पॉइंट कि वो कुछ भी करें मेरे पढ़ाते वक्त, मुझे तो वैसे भी पता नहीं चलता, कोई तो देख के घबरा जाता है। उन्होंने पीछे 2-3 स्टाफ मेंबर्स को खड़ा भी किया, ये क्या करती है क्लास में, देखो थोड़ा खड़ा करा। मैंने अपने हिसाब से पढ़ाया। 80-100 बच्चों की क्लास थी, बच्चों को आराम से इंट्रोड्यूस करके और उनसे पढ़ाई की। बच्चे भी राजी क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि इंग्लिश
टीचर्स की कितनी कमी होती है, इंग्लिश में पीछे बच्चे क्यों रहते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश प्रॉपर वे में ज़्यादातर स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती। इसीलिए मैंने यही सोचा था कि हमें भी जब इंग्लिश का कोई अच्छा टीचर नहीं मिला तो मेरे को बच्चों को इंग्लिश अच्छे से पढ़ानी है। हमेशा मैंने जितना अच्छा पढ़ा सकती थी अपना पढ़ाने की कोशिश की। मैम ने 7 दिन बाद में आकर के, बाय गॉड स्पीकिंग ऑनेस्टली, ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। ये किसी भी घमंड की बात नहीं होती है, ना ही किसी फक्र की बात होती है। बस ये है कि अपना हार्डवर्क ऑलवेज पेज वाली बात है कि मैम ने आके मुझसे सॉरी मांगी और कहा कि मेरे को उनके शब्द पता तो थे, पर उन्होंने अपने आप से आके बोला कि मेरे को अफसोस है सुनीता कि मैंने ये शब्द बोले थे, मुझे माफ़ करो। मैंने कहा मैम मैं माफ़ी आपसे मंगवाने के लायक नहीं हूँ, आपके बोले हुए शब्दों ने मुझे कुछ अच्छा करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाया। तो अगर हम नेगेटिव चीज़ को यदि पॉजिटिव वे में लेते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी क्या आता है, पॉजिटिव। तो आपके पास जो भी सोर्सेज है, ये चीज मैं इसलिए नहीं बताना चाहती कि मैंने कुछ किया, ये चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम आपसे कितने बैक हैं लैकिंग ऑफ गिफ्ट ऑफ साइट की वजह से, लेकिन हमें कितना पावर करना पड़ता है, अपने आप को कितना कंसंट्रेट करना पड़ता है। आप बताइए, मैं 4000 बच्चियां पढ़ती है एमएस कॉलेज में, इतना बड़ा स्टाफ है, इतना वहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड केवल अकेली मैं हूँ, बाकी सब देख सकते हैं, लेकिन मुझे हमेशा इस तरीके से अपने आप को वहाँ पे एकदम मैं रहती हूँ और स्ट्रॉन्ग, जिससे कि उनको कभी ये फील नहीं हो कि मुझे मेरी कमी, मैं तो खुद को ही फील नहीं होने देती हूँ, दूसरों को तो क्या होने दूंगी कि नहीं मेरे पास। बहुत होता है जूनियर क्लास का, जैसे मैं 10th में हूँ तो चलो 9th का मिल गया वो तो ठीक है, लेकिन 12th में हूँ तो वो 11th का होगा, ये भी फिर भी ठीक है। लेकिन ठीक क्या नहीं है कि 12th में जो बच्चा आपका 11th का बैठेगा उसके पास वो सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए जो आपके पास है। इंग्लिश लिटरेचर जिस बच्चे के पास नहीं, चलो वो फिर भी कंपल्सरी इंग्लिश वाला, फिर भी लिटरेचर के शब्द 12वीं तक तो चल जाते हैं, चलो हम समझ लिए। लेकिन आप सोचो जब हम जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया और उससे भी बड़ी बात की जब मैंने नेट का एग्जाम दिया या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया, जब हमें पूरे वर्ल्ड के लिटरेचर को पढ़ना होता है इंग्लिश में, ग्रीक ले लो आप ये क्या बोलते हैं आप इसको यूके क्यों ले लो, यूके में लंदन के इंग्लिश के, अमेरिकन ले लो आप, इधर सारी दुनिया में जितने भी लोगों ने इंग्लिश लिखी है सारी हमें इंग्लिश के नेट की प्रिपरेशन में पढ़ना पड़ता है। उनके नेम से इतने टफ होते हैं कि बच्चे को ये नहीं पता होता कि फ्रेंच क्रिटिक के नाम को मुझे कैसे पढ़ना होता है। और वो बच्चा हमें मिलता है 11th क्लास तक का, पीजी लेवल का एग्जाम है, 11th क्लास तक का बच्चा और उसको इंग्लिश पढ़नी नहीं है, इंग्लिश सब्जेक्ट उसका नहीं होना चाहिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इंग्लिश कंपल्सरी में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या लिटरेचर को पढ़ सकते हैं प्रॉपर वे में? बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, बहुत लंबे लंबे। आप सोचिए मैंने 11th साइंस की बच्ची को बिठा कर के, क्योंकि साइंस के बच्चे क्या पता थोड़े से फिर भी ठीक, लेकिन फिर भी वो उनके लिए लिटरेचर बहुत टफ होता है, उस बच्चे को बिठा करके मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, एक ही दिन में 2 पेपर मेरे हुए थे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, जिसमें 300 क्वेश्चंस होते हैं 150 करके और एक 4 ऑप्शन होते हैं। उन बच्चों को स्पेलिंग्स को क्या पढ़ते हैं, उनको स्पेलिंग को सुनना, फिर उसको समझना, फिर उसको उत्तर देना। एग्जाम में कितनी प्रॉब्लम होती है, अपने आप को कितना मतलब एकदम स्टेबल रखना पड़ता है कि नहीं, पेशेंस रखना पड़ता है कि आप बच्चे को, नहीं तो हमें क्या होता है, आपको तो दिख रहा है 1 सेकंड में कुछ नहीं दिख, इधर मेरे को दिख नहीं रहा है, और हमें कितना पेशेंस रखना पड़ता है कि बोलो बच्चे एक बार वापस। और मुझे माइंड में उस बच्चे की भी चिंता रहती है जो 11th क्लास की होगी, इतना लंबा पेपर पढ़ रही है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करती हूँ कि मैं इतना कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को सुनूं या मैं इतने अच्छे से प्रिपेयर होकर जाऊंगी मुझे बच्चे से बार-बार क्वेश्चंस पढ़ाने नहीं पड़े। जब मैंने नेट के लिए पहली बार सोचा था 2013 में, मैं फर्स्ट ग्रेड में लगी, मुझे तो नेट की तैयारी करेंगे, उस समय तो सुनने के साधन भी नहीं थे, बहुत मुश्किल से मैंने ग्रेडर में सारे क्लास की, मेरे को मिल भी नहीं आता यहाँ पे कोई, तो मैंने पढ़ाई की थोड़ी बहुत एक गाइड से और मैं गई नेट का पेपर देने, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे पूरी तैयारी। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको स्क्राइब आप लेके आओ, तो मैंने कहा ठीक है मैं 12th क्लास की बच्ची लेके आ जाऊँगी, 12th क्लास तक का नेट में ले जा सकती। मैं ले गई एक बच्ची जिसकी हिंदी साहित्य, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस था, मुझे और तो इंग्लिश की बच्ची मिलने नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था उसमें, तो उस बच्ची को मैं लेके गई, उन्होंने मेरे पापा को फोन सब दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको राइटर अपना स्क्राइब खुद देंगे, ठीक है आप सोचिए। पेपर शुरू होने में 5 मिनट का, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप दे दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो ऐसे कोई थाने की सेटिंग कर रखी थी। पेपर शुरू हुआ, घंटी बजी, उससे पहले उन्होंने मुझसे बात की और बातों बातों में ये पता चला कि जो रूल है वो ये होता है कि 12वीं तक का बच्चा ही होना चाहिए, और बच्चे ने अगर 1 साल में पढ़ाई का गैप किया हुआ तो उसका एफिडेविट आप लेके आएंगे कि उसने पढ़ाई किसके लिए छोड़ी थी, ठीक है। अब बातों बातों में ये पता चला कि जिसको उन्होंने बिठाया था वो लेडी 15 साल से पढ़ नहीं रही है, वो गृहस्थी बसा रही है अपनी, और वो ग्रेजुएट थी,
ग्रेजुएट थी हिंदी से, और 15 से 20 साल से, और उसकी बच्ची फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी, इतनी बड़ी लेडी थी, 15 से 20 साल हो गए मुझे पढ़ाई छोड़े में। तो मुझे कहती है आप तो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, तो मेरी बेटी फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा देना। मैंने कहा पढ़ा देंगे, चलो कोई बात नहीं। अब तक बात कुछ हुई नहीं कि भाई क्या आता है आपको क्या नहीं आता, मैंने पूछा भी नहीं कि आपको इंग्लिश। पेपर शुरू हुआ, उन्होंने हिंदी में पढ़ना पेपर को शुरू किया। मैंने कहा भाई मेरे तो हिंदी में तैयारी है नहीं फर्स्ट पेपर की, आप इंग्लिश में पढ़ो। उसने कहा इंग्लिश तो मेरे को बिल्कुल भी पढ़नी नहीं आती। आप सोचो फर्स्ट पेपर मेरा शुरू हुआ है, फर्स्ट पेपर मैं 6 महीने से नेट की तैयारी कर रही थी, सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है, और बंदा अगर ये सामने वाले ये मुझे कहे कि मैं तो इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकती, आपका इंग्लिश के पेपर में मैं बैठ रही हूँ, तो पेपर मैं दे सकती हूँ क्या? कितना बुरा फील हुआ। मैं उसी समय रोने लगी, क्योंकि उस समय तो मैं भी स्टूडेंट थी, आज से 11 साल पहले की बात है। और आज भी अगर ऐसा हो तो डेफिनेटली रोना आएगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है, तो मुझे रोना तो आएगा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा पेपर शुरू हो गया मैम, आपने इनको बिठाया, इनको इंग्लिश नहीं आते, आप मुझे घर जाने दो, मैं करूँगी क्या यहाँ पे? पूरा 9 बजे से शाम को 4 बजे तक 3 पेपर चलना है। मैम बोलती है आप बाहर मत जाओ, पेपर आउट हो जाएगा। मैंने तो पेपर की शक्ल ही नहीं देखी, मैम पेपर आउट कैसे होगा, आप ये तो बताओ मुझे। तो बोलते नहीं, इन्हीं के साथ आपको पेपर देना पड़ेगा। और सच बताऊं तो उन्होंने सिर्फ इसलिए उस बंदी को बिठाया था कि वो 300 रुपए देती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उनको पेपर लिखने वाले को, तो वो उन्होंने अपने ही बंदे को 300 रुपए दिलवाने के लिए उस औरत को मेरे बिठा दिया, जैसे कि 300 रुपए मैं जिस बच्चे को लाई हूँ या कोई दूसरे को ना मिलके उनके घर के किसी सदस्य को मिल जाए। और मेरा पेपर पूरा खराब हो गया। फिर मेरे पापा ने बहुत भागदौड़ की, उनकी बात की जा करके, उस समय आरती डोगरा थी, उनसे कहा कि यूनिवर्सिटी ने बहुत गलत किया, रामपुरिया वालों ने, फिर ऐसा करके दिया। तब वो मुझे कहता है तीसरे पेपर में कि आप अपनी वो बच्ची बुला लो। आपको पता होगा शायद नेट में ये होता है कि अगर आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर क्लियर नहीं था, थर्ड दे ही नहीं सकते। तो फिर क्या होगा? जब मैंने फर्स्ट पेपर ही नहीं दिया, सेकंड ही नहीं ढंग से दिया, तो फिर क्या होगा? तो इतनी बड़ी बड़ी चैलेंजेस के साथ में हम स्ट्रॉन्ग होके यदि, फिर मैंने सेट का पेपर दिया, पेपर मेरा अच्छा हुआ था, मैं 4 नंबर से रह गई थी। उस चीज को भी मैंने प्लस पॉइंट बनाया कि लोग ये कहते हैं ना कि भाई ब्लाइंड और हैं तो इनका तो रिजर्वेशन में हो जाता है, तो हर बार हमारा होता नहीं, ये कोई जरूरी नहीं, पढ़ना हमें भी पड़ता है। मैं सिर्फ 4 नंबर से रही थी, लेकिन अपने आप को मैंने स्ट्रॉन्ग यही सोच के किया कि लाइफ में फेलियर्स भी जरूरी है। लेकिन उसके बाद में मेरे घर वालों ने भी यही कहा तेरे को प्रॉब्लम होती है, रहने दे, स्ट्राइप्स मिलते नहीं है, तेरी जॉब अच्छी है, तो फर्स्ट ग्रेड में लगी हुई है, क्यों दौड़ भाग करती है। फिर मैंने 2-3 साल उनको भी राजी की, 2 साल मैंने नहीं माना, मान ली उनकी बात को, नहीं एग्जाम दिया। फिर 18 में मैंने डिटरमाइन किया कि नहीं, मुझे अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में प्रमोशन होना है, मुझे नहीं रहना प्रिंसिपलशिप में, मुझे उसी चीज से जुड़े रहना जो मैंने सोचा था। मैं क्यों अपने आप को डीमोटिवेट करके या मतलब मिसगाइड करके दूसरे जगह जाऊँ जो मैं चाहती ही नहीं। और जो मैं टीचर्स ने सपना देखा मैं वहाँ पहुँचूँ, तब मैंने 2018 में नेट दिया, मेरा फर्स्ट बार में ही क्वालिफाई हुआ। फिर मैंने नेट के साथ में फिर से JRF देने की कोशिश की, जून में मेरा JRF रह गया, नेट ही क्लियर हो पाया दोबारा। उसको भी मैंने वही सोचा कि JRF मेरा वैसे भी सर्विस में थी, मुझे मिलता नहीं, रिसर्च फेलोशिप और नहीं हुआ, अच्छा है क्योंकि मेरी मेहनत में कमी थी। अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूँगी, अच्छी मेहनत करूँगी, और उसको मैंने फिर अच्छे से फर्स्ट बार में 36 रैंक के साथ में राजस्थान में किया क्वालिफाई। और ऐसा करके हमारी मैं फिर से ब्लाइंड कैंडिडेट राजस्थान की पहली हूँ जिसने इंग्लिश। ये सब बताने के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव, मेरा मोटो है कि आप ये सोचो कि आपके पास सब कुछ है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर किसी के पास कुछ कमी है, कुछ नहीं, मैं कहती हूँ आईसाइट की कमी, अगर आपने सेंसेस का अगर रेशियो कहीं पढ़ा है तो आईसाइट के थ्रू आप किसी भी चीज को 80% ग्रैस्प करते हैं, राइट? बाकी सेंसेस आपको 20% हेल्प करती है। और लोग ये कहते हैं जिनके पास एक कमी होती है उनको तो भगवान 6 सेंस देता है। 6 सेंस कुछ भी नहीं होता, वो 6 सेंस आप ही को डेवलप करना पड़ता है एज अ विल पावर। ये बिल्कुल गलत फहमी होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब आपके घर में भी लाइट जाती है तो शायद आप हाथ पैर घुमाते हैं बिना लाइट के भी। ऐसे कोई जरूरी बात नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। सब लोग सब कुछ करते हैं, कभी हमें कुछ सुना ही नहीं आता तब भी हम अंदाजा लगा करके उस काम को करते हैं, है ना? तो 6 सेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, वो आवश्यकता और विल पावर होती है जो हमें बहुत कुछ करने के लिए आगे बढ़ाती है। वही डेवलप करिए, सेल्फ मोटिवेशन रखिए, अपने आप की लाइफ का स्विच ऑन रखिए जिससे कि आपकी लाइफ की मोटिवेशन की बैटरी चार्ज होती रहे और आप उस पर काम करते रहें। बस इतना ही कहना चाहूंगी। और कुछ अगर आपके पास आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मैम आपके लिए ट्रिगर पॉइंट क्या था? जी, आपको लाइफ में सबसे ज्यादा ट्रिगर क्या क्या थी? ट्रिगर यही थी कि स्ट्रगल जितने आते थे मुझे उतना ही मोटिवेट करते थे कि नहीं मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है। मैंने अपनी लाइफ का एक ही चीज सोचा था कि अगर संघर्ष करके हटकर तो जरूर करूंगी कुछ सबसे हटकर, बस एक ही बात।
जितना लाइफ में एक स्ट्रगल आया इट मींस कि सक्सेस जरूर आएगी इसके पीछे। जितनी बार भी स्ट्रगल आता है उतना आप सोचिए कितनी। एक छोटी सी और बात बताऊंगी, जब मैंने